हम्म, ठीक है। तो बॉडी के डायमेंशन में चेंज आएगा और शेयर फोर्स लगेगा तो उसके डायमेंशन में चेंज आएगा। चूंकि हम बात कर रहे हैं फ्लूइड का, और फ्लूइड में किसका, लिक्विड फ्लूइड का, तो वो शेयर फोर्स को सस्टेन नहीं कर पाता, मतलब शेयर फोर्स को अपोज नहीं कर पाता, शेयर फोर्स को अपोज नहीं कर पाता। इसीलिए उसका जो शेयर स्ट्रेस होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी सरफेस पर, तो उस पर जो शेयर स्ट्रेस डेवलप करेगा, ये तो बॉडी का प्रॉपर्टी हो गया। जो सॉलिड बॉडी है वो सस्टेन करेगा, वो शेयर फोर्स के बदले में शेयर स्ट्रेस डेवलप करेगा। लेकिन जो लिक्विड फ्लूइड है वो शेयर फोर्स के बदले में शेयर स्ट्रेन डेवलप नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा भी तो नेग्लिजिबल अमाउंट का होगा, बहुत छोटा अमाउंट का होगा, क्योंकि लिक्विड है। गैस का तो बात ही अलग है, लिक्विड में शेयर स्ट्रेस बहुत ही माइन्यूट लेवल का डेवलप करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो शेयर स्ट्रेन होगा वो भी बहुत माइन्यूट लेवल का होगा, होगा ना कि नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है कि फोर्स लगा, शेयर स्ट्रेस नेग्लिजिबल है, लेकिन प्लेट आगे बढ़ गया, तो उसमें कि एक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लेयर्स एक दूसरे से काफी आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि लेयर्स का अलग अलग लेयर में अलग अलग स्ट्रेन होता है, सारे लेयर में एक जैसा स्ट्रेन नहीं होता है। ठीक है, जैसे बॉटम लेयर में वहां पर कोई बॉडी पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं है, फ्लूइड पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं है, लेकिन टॉप सरफेस सबसे ज्यादा मूव कर रहा है। तो इसीलिए जब एक जैसा स्ट्रेन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मतलब शियर स्ट्रेन कांस्टेंट नहीं है, उसका भी रेट है। जैसे आप ऐसे समझिए कि पोजीशन चेंज करता है पार्टिकल का, तो पोजीशन चेंज होने का रेट क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। अब यदि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसका भी तो रेट होगा, तो क्या बताएगा वो, एक्सेलरेशन। उसी तरह एक हो गया शियर स्ट्रेन। यदि शियर स्ट्रेन कांस्टेंट है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन शियर स्ट्रेन कांस्टेंट नहीं है, वो भी चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम शियर स्ट्रेन का रेट भी देखेंगे। तो ये शियर स्ट्रेन का जो रेट है, वो ये जो शियर स्ट्रेन है, इसी के बारे में न्यूटन ने कहा था। क्योंकि यहां पर हम लोग जो शियर स्ट्रेस निकालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग शियर फोर्स निकालेंगे, ये सारा चीज न्यूटन का दिया हुआ है, न्यूटन साहब का ये दिया हुआ है। तो न्यूटन का अकॉर्डिंग टू, यहां पे दिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, या फिर ऐसा होता है क्या, देख लीजिएगा ये, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन is is directly proportional to shear stress, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस। यानी कि यदि हम इसको टाउ से डिनोट करते हैं शियर स्ट्रेस को, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। ये लॉ कहता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, आ? कौन सा फोर्स, हाँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन है, ठीक है, और थीटा उसका छोटा सा एंगल है डी थीटा, और वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसीलिए हमको शियर स्ट्रेस मिल रहा है। यदि उसका शियर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या जो छोटा सा एंगल जो चेंज कर रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, तो हमको शियर स्ट्रेस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो लॉ कह रहा है कि शियर स्ट्रेन डेवलप इन अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और हम लोग कल यहां पर पढ़े थे कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या आया था, किसके बराबर आया था, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ये क्या है, इसको हम लोग बोले थे वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इसलिए क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट कहने का मतलब है कि वेलोसिटी भी
अलग अलग एल्टीट्यूड पर या फिर अलग अलग हाइट पर, लेंथ पर चेंज कर रहा है, इसीलिए यहां पर भी वो भी कांस्टेंट नहीं है। यदि वेलोसिटी पार्टिकल का, फ्लूइड पार्टिकल का चेंज नहीं करे हाइट के अनुसार, dy क्या है, छोटा सा हाइट है, छोटा सा, जो हम लोग ने एलिमेंटल लेंथ लिया था ना, तो dy जो एलिमेंटल लेंथ है, यदि उसको हम वैरी कराएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग यदि फ्लूइड पार्टिकल जो लेयर में है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तब तो du by dy जीरो हो जाएगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हमको नहीं मिलेगा, तो पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल का जो स्पीड है वो सब लेयर में बराबर होगा। ठीक है, सब लेयर में बराबर नहीं है, इसीलिए ये रेशियो मिल रहा है, और इसीलिए हम उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कह रहे हैं। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर वही है थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट्स। टेम्परेचर ग्रेडियंट्स मतलब जैसे जैसे हम उस किसी क्रॉस सेक्शन के या किसी लेंथ में हम आगे बढ़ेंगे तो उसका टेम्परेचर वैरी करेगा। जैसे मान लीजिए एक रॉड है, रॉड में इधर से, यहां से हम फ्लेम के थ्रू उसको हीट कर दिए तो यहां से हीट आगे प्रोपेगेट होगा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से, तो हीट प्रोपेगेट होगा आगे जाकर, तो जैसे जैसे हम एक्स लेंथ बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ हीट बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स नेगेटिव आ जाएगा। उस केस में वहां हम ऐसा लिखेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, और ये क्या होगा, लेस देन जीरो। तो ये क्या बताता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि लोकलाइज्ड नहीं है। आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा दोज काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट लोकलाइज्ड, विच इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पोजीशंस, तो वहां ग्रेडियंट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे किसी बॉडी, जैसे रॉड है, इस पे आएंगे हम लोग, इसका एनालॉजी है यहाँ पर, इसलिए हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। आप यहाँ पर इसको हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर आगे जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इधर जा रहा है, ऑब्वियसली यहाँ का टेम्परेचर तो यहाँ के टेम्परेचर से कम ही होगा ना। हाँ, ये बात अलग है कि हीट देना आप बंद करेंगे और कुछ देर आप इसको छोड़ेंगे तो टेम्परेचर हल्का डाउन होगा, लेकिन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे रेड हॉट आयरन, जो लोहा जो पूरी तरह से गर्म किया जाता है, रेड कलर का हो जाता है, तो अब जस्ट उसके आगे वो मेल्ट करने वाला है, तो वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली हीटेड होता है। कभी आप क्या कास्टिंग प्रोसेस वगैरह कहीं देखे, मेल्टिंग होते हुए देखे हैं, कहीं टीवी वगैरह में देखा है, फैक्ट्री में तो आप नहीं गए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कभी गए हैं आप लोग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कभी गए हैं, नहीं गए, भविष्य में मौका मिलेगा तो जाएंगे, यदि इंजीनियरिंग लेंगे तो जाएंगे, मतलब खास करके मैकेनिकल और प्रोडक्शन लेंगे तो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में वही रिलेशन है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, दोनों जैसे कनेक्ट है उसी तरह मैकेनिकल प्रोडक्शन कनेक्टेड। ठीक है, मुझे 2-3 जगह पर जो इंडिया के बहुत अच्छे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं या फिर कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां हमको जाने का मौका मिला और वहां मैंने बहुत कुछ सीखा भी। आप जो लोकोमोटिव देखते हैं वो उसका बेसिक लेवल से एक एक व्हील और एक एक उसका पार्ट, साफ्ट या फिर जो भी उसके असेंबली पार्ट्स हैं, पूरा का पूरा इंजन को बनते हुए मैंने देखा है। लगभग 4 महीने समय दिया, उसका पूरा प्रोजेक्ट मैंने डिजाइन किया था, मतलब अपना प्रोजेक्ट तैयार किया था और उसके बाद कॉलेज में सबमिट किया था मैंने। तो आप मेरे से पूछेंगे कि एक लोकोमोटिव कैसे बनता है, तो ऑन एन एवरेज हम बता सकते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, एक लोकोमोटिव कैसे चलता है वो फंक्शनिंग हम पूरा बता सकते हैं, लेकिन आपको वो कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम फाइनल ईयर में गए थे तब मैंने वहां पर इन प्लांट ट्रेनिंग किया था। आपने सुना होगा CLW का नाम सुना है, नहीं सुना होगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन एक जगह है, कहां है पता है? झारखंड में पड़ता है वो। चितरंजन एक जगह है झारखंड में, जहां पर इंडिया का एकमात्र वो जगह है जहां पर इंडिया का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनता है। डीजल लोकोमोटिव भी होता है। इससे पहले जो जेम्स वाट का नाम सुना है आपने? जेम्स वाट किस लिए जाने गए थे? स्टीम इंजन के लिए। तो जेम्स वाट हम फिर आगे पढ़ाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, तो फिर हम स्टीम इंजन कैसे वर्क करता था वो भी बताएंगे। आजकल जैसे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जहां पर कि आप इलेक्ट्रिक वायर हम लोग उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रैक को,
थोड़ा मुश्किल आती है, तो वहां पर स्टीम इंजन यूज होता है। ठीक है, खास करके जहां पर इन्वायरमेंट को थोड़ा ध्यान दिया गया है कि थोड़ा ठीक रहे, क्योंकि डीजल इंजन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करेगा, उससे कम पॉल्यूशन करता है स्टीम इंजन, और इलेक्ट्रिक इंजन तो करता ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार देखे हैं आप लोग? हाँ, इलेक्ट्रिक कार देखे हैं? अच्छा, ऐसा कोई गाड़ी देखे हैं जो कि बिजली से चलता हो? कौन सा? स्कूटी, ठीक है। बैटरी से चलता है मतलब बेसिकली। ऐसे गाड़ी पे बैठे हैं आप जो कि फ्यूल मतलब कि जिसको कहते हैं पेट्रोल या डीजल, उससे नहीं चलता हो? सीएनजी है, और उसके उसी से अलग है बैटरी से चलने वाला, जो सबसे खतरनाक, वो चलता फिरता बम है वो। हाँ, उसमें ने एक एक मैंने मतलब कल परसों की बात है, ध्यान समझिएगा, कल परसों की बात है, तो वो आगे जा रहा था, उस पर लिखा हुआ था जितना चलाओगे उतना कमाओगे। मैंने अपने आप को समझाया कि भाई यहां से तुम गोवा चल जाओगे घूमने तो कमा लोगे क्या? नहीं कमाओगे। ठीक, आगे बढ़ रहा था वो। अब वो धीरे हो गया अचानक, मेरा बाइक उसके पीछे था, वो धीरे हो गया अचानक। हमको समझ नहीं आया कि कोई आगे ट्रैफिक है नहीं, वो धीरे कैसे हो गया। तो हम, चूंकि वो धीरे हो गया, तो साइड से हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़े उसको देखे तो वो कर क्या रहा था, बैठा हुआ था, अपना ये एक हाथ से, इस दाएं हाथ से ना इस वाले पॉकेट से फोन निकाल रहा था, और बाएं हाथ से ऐसे ऐसे किए हुए थे। हम लोग, ये तो चलता फिरता है, लेफ्ट हैंड से वो ऐसे एक्सीलेटर ले रहा है और इधर से फोन निकाल रहा है। भाई यहीं से निकाल लेते। नहीं, वैसा नहीं कर रहा था, पता नहीं कुछ उसको प्रॉब्लम होगा क्या, वो ऐसे कर रहा था। हम बोले कि भाई गलती से ऐसे तेजी से ले लेगा तो घोड़े की तरह उड़ जाएगा, ये तो हो सकता है ऐसा नहीं। सडनली एक्सीलेटर लेंगे, फ्यूल इंजेक्शन होगा ज्यादा, हालांकि वो तो फ्यूल व्हीकल नहीं है, तो बैटरी जो है वो तेजी से एनर्जी देगा ना, सडन एनर्जी देगा, तो वो आगे का उसका व्हील उठ भी सकता है। 3 व्हील वाला है वो, ऐसे भी अनस्टेबल गाड़ी है वो। हम लोग इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हाईली अनस्टेबल गाड़ी बोलते हैं। हाईली अनस्टेबल क्यों? क्योंकि उसका फ्रंट व्हील जो एक व्हील है, उसी पर सारा उसका फ्रंट लोड है। ठीक है, और यदि हल्का सा टर्न करेगा वो हाई स्पीड में, तो टॉर्क डेवलप कर देगा, सीधे उड़ जाएगा। आप सोचिए, ऐसे ऐसे लोग चला रहे हैं, उसे पूछ दो कि ड्राइविंग लाइसेंस है, ये क्या होता है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस से कोई मतलब नहीं है। तो हाँ, वही हम कह रहे थे कि जो मान लीजिए कि ऐसा जो फ्यूल से, जो केरोसिन वगैरह है या फिर पेट्रोल है, उससे चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, उसको तो हम लोग देखते ही हैं। अब ऐसे ऐसे भी कुछ गाड़ियां हैं जो कि बैटरी से चल रही हैं, जो हम लोग देखते भी हैं, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, उसका कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सब चीजें आप उसमें देख सकते हैं। तो वहां इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव बनता है, उसमें WAP4 बनता है, WAP5 बनता है, WAG6 बनता है, WAG7 बनता है, WAP9 बनता है। ये अलग अलग इंजन के मॉडल्स हैं। WAP, P कह दिया पैसेंजर के लिए, वो लोकोमोटिव बना हुआ है। WAG मतलब वो गुड्स के लिए बना हुआ है वो लोकोमोटिव। WAG7 आप बहुत सारे इंजन पे लिखा हुआ देखेंगे। अभी कभी घर जाएंगे या कहीं आपको ट्रेन से जाने का मौका मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा, इंजन के आगे में लिखा रहेगा WAG। यदि वो गुड्स के लिए है तो WAG लिखा रहेगा 4 या 7 या 9, और यदि वो पैसेंजर के लिए है तो WAP लिखा रहेगा पैसेंजर के लिए। दोनों के एफिशिएंसी में, पावर में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि गुड्स कैरी जो होगा उसके लिए हेवी लोड चाहिए, मतलब हेवी पावर चाहिए, लोड ज्यादा होता है। समझ गए? जैसे कोयले का पूरा ट्रैक लेके आ रहा है वो, या फिर सीमेंट का बहुत बड़ा ट्रैक लेके आ रहा है। अभी मान लीजिए जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम चल रही है और आगे बढ़ गया, तो उस पर टैंक्स आएंगे, सारे एमिशंस आएंगे, उस पर ट्रक्स वगैरह भी आएंगे, सब कुछ को वहां भेजा जाएगा फ्रंट एरिया में। ठीक है, उसके जितने भी आप जो बफोर्स देख रहे हैं, वो सारा एनिमेशंस अलग अलग डिपार्टमेंट से लेकर के उसको बाउंड्री पर, मतलब जहां पर एस्केलेटिंग एरिया है वहां पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें भी होंगी, आप देखेंगे, उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रिक का खासियत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल कर लेते हैं उसको, समझे? तो वो सारा चीज आप बनता हुआ देख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग इसकी बात करें तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें कि थर्मल एक्सपेंशन होता है। मान लीजिए कि एक व्हील है, छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं, फिर इस ट्रैक पे आ जाएंगे हम लोग। मान लीजिए कि ये व्हील है, जो लोकोमोटिव का व्हील है ये, ठीक है,
और एक साफ्ट है। साफ्ट, साफ्ट समझते हैं? हाँ, नहीं सर। तो साफ्ट क्या करता है ना, ये रोटेशन के लिए होता है, ये रोटेट करता है, अपने एक्सिस पर साफ्ट घूमेगा। जो ऐसा, जो काइनेमेटिक लिंक्स ऐसा कर पाएगा, अपने एक्सिस पे घूम पाएगा, उसको हम लोग साफ्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये साफ्ट को इस व्हील के अंदर में हमें मेशिंग करनी है, उसके अंदर में डालना है। अब वो क्या है खासियत, क्या कि यदि इसको सिर्फ ये जितना साइज का व्हील है उतनी साइज का साफ्ट बना देंगे तो मेशिंग हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लोड आएगा वो घूमेगा, निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा आराम से, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो धीरे 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 बाहर होते होते निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका इसका जो व्हील का रेडियस है, इसका जो सेंटर रेडियस है उसको कम रखते हैं, इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको फिर हीट करते हैं। हीट करते हैं, हीट करने से होल एक्सपैंड करेगा और उसके बाद साफ्ट को उसमें इंटर करा करके उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करते हैं तो पूरी तरह से उसको क्वेंच करके वो पकड़ लेता है, पूरी तरह से ट्रैप कर लेगा उसको। फिर अब उतने अमाउंट का हीट उसको मिलेगा तब वो अलग होगा, अदरवाइज किसी कीमत पे अलग नहीं होगा। समझ गए? समझ में आया? कितना अमाउंट का हीट देना है, कितने अमाउंट से उसको एक्सपैंड कराना है, ये सारे चीजों का कैलकुलेशन होता है माइक्रोन्स में। एमएल का, जैसे 1000 ml बराबर 1000 mm बराबर कितना होता है, 1 मीटर। उसी तरह 1000 माइक्रोन बराबर 1 mm होता है। उतनी उतनी एक्यूरेसी पे काम किया जाता है। समझ पाए? मशीन पूरा एक्यूरेट कैलकुलेट करता है। मशीन के पास जो रीडिंग है उसमें मेंशन करेगा 4.734 ऐसा मेंशन करेगा। ये क्या है, mm, मीटर नहीं है, mm है। समझ गए? यानी सर का जो एक बाल है ना, वो बाल का डायमेंशन, उसका उस सर के एक बाल का रेडियस भी पता कर सकता है वो। हमारे सिर का एक बाल है, उसका रेडियस पता कर सकता है। ऐसा नहीं होगा तो व्हील 1 मिनट में 1000 बार रोटेट करेगा, तो वो जरा सा भी हल्का सा और उसका इनसेंट्रिसिटी डेवलप कर गया, मतलब सेंटर से मैच नहीं किया, तो व्हील अपनी अपनी पोजीशन पे वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ऑसिलेट करना शुरू कर देगा तो आप ट्रेन पे बैठे हैं, आप भी ऐसे ऐसे करने लगेंगे। कितने से डिफरेंस के कारण, माइक्रोन लेवल के डिफरेंस के कारण भी होगा। समझ गए? अभी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, ये मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो शायद आपको समझ में आया हो। ये होता है इंजीनियरिंग, इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यदि मिस्टेक हो गया तो इस व्हील को स्क्रैप में भेज दिया जाता है। समझ गए? क्योंकि बना है मेटल कटिंग ऑपरेशन से। समझ गए? आइए, इसीलिए आप बहुत खुश रहिए कि आपको इंजीनियरिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है। आइए, तो न्यूटन साहब का कहना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेन, या फिर कह लीजिए सॉरी शियर लिख देते हैं, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dt, सॉरी du अपॉन dy। आप लोग को ये क्रिस्टल क्लियर है कि du क्या है? क्या है? वेलोसिटी कहने से नहीं काम चलेगा। आ? बताइए। du बेसिकली है कि कोई एक फ्लूइड लेयर जो कि dy डिस्टेंस पर है, dy डिस्टेंस पर, उसका स्पीड कितना है। ठीक है, dt टाइम में, डी टाइम इंटरवल में ले रहे हैं तो उसका स्पीड कितना है। ये तो डिस्टेंस निकालने के लिए du इंटू dt किए थे। ठीक है, जो कि dy लेंथ पर है। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग dy है। आपको मैंने बताया था
कि यदि डी वाई चेंज होकर के मान लीजिए कि कैपिटल एल बन जाता है, तो डी यू चेंज होकर बन जाएगा वी। कल का डायग्राम याद है? कल ही ना हम लोग ने पढ़ा था, पक्का ना? कल ही ना? तो ये आप रिलेट कर सकते हैं डायग्राम में देख करके। कहने का मतलब ये कि जब डी वाई मतलब कि एक्सपैंड होकर के डी वाई रीच कर जाएगा कहां तक? एल तक, कैपिटल एल तक, तो हम सबसे टॉप पोर्शन पे होंगे और वहां स्पीड क्या होगा? मैक्सिमम, और वो वी होगा। तो u कितना बन जाएगा? v, du क्या बन जाएगा? v, और dy क्या होगा? l। और यदि dy 0 है तो u क्या होगा? 0 होगा। समझ पाए? तो जैसे जैसे y में चेंजेस आएगा, हाइट रीच करेगा, उसका u का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि u कांस्टेंट नहीं है, बॉटम पे 0 है, टॉप पर मैक्सिमम है, और उसका जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है उसका नेचर कैसा है? स्ट्रेट लाइन, यानी लीनियरली चेंज कर रहा है। ठीक है? तो अब यहां पे आएंगे शियर स्ट्रेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो गया। अब जैसे देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या होता है, आपको न्यूटन सेकेंड लॉ मैंने जब बताया था या आपने पढ़ा भी होगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डीटी। हाँ, तो एफ एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू क्या था? के इंटू डीपी अपॉन डीटी। ऐसा था क्या? बोलो। था, और के कांस्टेंट 1 था। ठीक है? तब हमारा ये क्या आया था? नेट बराबर डीपी अपॉन डीटी। इसमें से मास इनटू वेलोसिटी अलग किए थे। मास चेंज नहीं कर सकता किसी पार्टिकल का, यदि चेंज करेगा किसी सिचुएशन में तो हम मास को बाहर नहीं निकालेंगे, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। और वेलोसिटी चेंज करेगा ही करेगा, तो वेलोसिटी चेंज करने के रेशियो को डीवी अपॉन डीटी को हम लोग ने एक्सेलरेशन बना दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बराबर आ गया। ठीक है? अब यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमको एक यहां पर भी इक्वलिटी कांस्टेंट कह लीजिए, या कह लीजिए कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमको लेना पड़ेगा। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है? अब म्यू की कहानी क्या है पूरा डिटेल में थोड़ा समझते हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये इस कहानी का सुपर हीरो है, ये जो कहानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस कहानी का ये सुपर हीरो है। सुपर हीरो देखे हैं आप लोग? कौन है सुपर हीरो? सबका अपना अपना अलग है, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब खुश हैं। तुम लोग का आयरन मैन। ठीक, तुम्हारा कोई नहीं है? जैसा तुमको देख के लग रहा है तुम्हारा सुपर वुमेन होगा कोई। बताओ, क्योंकि तुम्हारे हंसते थे हमको ठीक नहीं लग रही। सुपर वुमेन होगा कोई, पक्का हम बता रहे हैं। कोई है? कोई भी नहीं, सुपर वुमेन भी नहीं है। बोला हम जानते ही नहीं सुपर वुमेन को। तुम बताओ, बॉय। तुम लोग कोई? कोई नहीं। तुम लोग का कौन है? शक्तिमान। शक्तिमान के चक्कर में कितना बच्चा कितना बिस्किट खत्म कर दिया। कौन बिल पार्ले जी वगैरह क्या है, कुछ ऐसे कनेक्टेड था ना, वो ऐड करता था उसका। बच्चा को लगता है ना कि हम पार्ले जी खा लिए तो अब तो हम घूम ही जाएंगे, रोटेशनल मोशन मेरे अंदर डेवलप कर जाएगा। और बच्चा बिस्किट खा खा के परेशान हो गया, लेकिन नहीं हो पाया कुछ उस पर। फिर एक दिन शक्तिमान खुद आके बोला, देखिए ये सब जो है ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब बच्चा 6,500 पैकेट खा चुका है तब शक्तिमान आके बोल रहा है कि देखो ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप लोग घर पे ये काम ना करें। समझे? तो शक्तिमान को छोड़ दीजिए, और आयरन मैन एक तो वो बोल रहा है आयरन मैन। ठीक। बालवीर कौन है? अब ये बालवीर कौन है? इसे तो हम नहीं जान रहे हैं। तो शक्तिमान स्वेटर बुनता था क्या? शक्तिमान क्या ठेला में सब्जी बेच रहा है वो? शक्तिमान भी तो बच्चा को बचा रहा है कि नहीं?
वो अचानक उड़ के आ जाता था। इसी चक्कर में coefficient of viscosity और ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, मतलब जो ज्यादा विस्कस रहेगा उसका म्यू, जो सबस्टांस फ्लूइड, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं वाटर का, हम बात कर रहे हैं मिल्क का, ये सब लिक्विड फ्लूइड है, सबका अलग अलग कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो उसका शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा, मतलब उसको, मतलब वो शियर स्ट्रेस डेवलप कर पाएगा, मतलब सिग्निफिकेंटली वो शियर स्ट्रेस डेवलप कर पाएगा, मतलब शियर फोर्स को अपोज कर पाएगा। जो मान लीजिए कोई मेंबर, कोई पार्टिकल या फिर कोई कह लीजिए फ्लूइड है, वो शियर फोर्स को अपोज कर पा रहा है तो उसका शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा ना, तभी तो अपोज कर पा रहा है। जिसका शियर स्ट्रेस बहुत कम होगा, इसका मतलब है कि हल्का सा फोर्स लगा वो डिस्प्लेस कर गया। ठीक है, इसका मीनिंग समझ रहे हैं? तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके आया। अब ये जो रेशियो है, ये रेशियो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो इसमें भी यदि यदि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है हाइट के कारण, इसका मतलब है कि शियर स्ट्रेस जो है वैल्यू, ये जो रेशियो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली शियर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये तो इसके बढ़ने से तो बढ़ेगा ही। अब हम लोग थोड़ा इसकी बात ज्यादा करेंगे अभी फिलहाल। अभी आप यहां पर देखिए कि म्यू बराबर क्या होगा, म्यू बराबर टाउ इनटू डी वाई अपॉन डी यू होगा। तो क्या हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं? यूनिट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ म्यू क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट मीटर और इसका मीटर पर सेकंड होगा। तो एक अभी हम लोग यूनिट, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं अभी, सॉरी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन, अब यहां से ये चला गया ऊपर जाएगा तो न्यूटन इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, एक यूनिट ये होगा। और यदि हम न्यूटन को और ब्रेक कर दें तो यहाँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं न्यूटन की जगह पर, और इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इंटू सेकेंड बाई मीटर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। एक अलग यूनिट और बन रहा है इसका। तो यहां से ये मीटर स्क्वायर इससे कट गया, कैंसिल हो गया, तो केजी इंटू सेकेंड, सेकेंड से एक सेकेंड चला जाएगा तो डिवीजन में क्या आएगा? मीटर इंटू सेकेंड होगा ऐसा। या तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कहिए, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड कहिए, केजी मीटर पर मीटर एंड सेकेंड कहिए। समझ गए? ये ऐसा यूनिट होगा किसका? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। कैसे आया ये समझ पाए? ठीक है, इसको जस्ट उतारिए, आगे बढ़ते हैं।